मिसराज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और इंडियन हिस्ट्री के इस पोर्शन में हम आप लोगों से बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे आज की क्लास में हम 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। तो अगर इस वीडियो को आप पूरा, जो कि एक छोटा वीडियो होगा, पूरा देखेंगे तो जो भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, द सोर्सेज ऑफ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, उससे संबंधित काफी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में, या फिर बिहार पीएससी या यूपी पीसीएस के जो अच्छे स्तर के एग्जाम होते हैं वहां पर इस तरह के प्रश्न आते हैं। यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं पहले इस क्वेश्चन पर, कौन से कथन सही हैं। इसमें पहला ऑप्शन है लोकप्रिय गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन है आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। तीसरा ऑप्शन है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। और चौथा ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें देखिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि लोकप्रिय गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है या नहीं है। अगर ये परफेक्टली याद है तभी हम सही कर पाएंगे। आयुर्वेद और चिकित्सा और औषधियों का वर्णन क्या अथर्ववेद में मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है कि नहीं, मतलब जितने भी वेद हैं उनके सबके उपवेद हैं, उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जितने भी वेद हैं उनके सबके ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है 1 2 3 इज करेक्ट। यानी लोकप्रिय गायत्री मंत्र का जो लोकप्रिय गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये सही है, दिस इज करेक्ट। आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधियों का वर्णन कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, ये भी सही है। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का उपवेद है, ये भी सही है। गलत क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है, ये सही नहीं है। आइए देखते हैं इससे हम क्या क्या और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज ये, जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये याद रखना है। दूसरी बात ये, जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पुरुष सूक्त से संबंधित है, दिस इज रिलेटेड विथ पुरुष सूक्त। तीसरी बात ये, जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, जो 8वां मंडल है वो हस्तलिखित प्रतियों का परिशिष्ट है, हस्तलिखित प्रतियों का परिशिष्ट है, और उसे हम खिल कहते हैं, खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। मंडल अनुवाक में विभाजित होते हैं, अनुवाक सूक्त में विभाजित होते हैं, सूक्त मंत्र या ऋचाओं में विभाजित होते हैं, ये जानकारी भी यहां से मिल जाती है। ऋग्वेद में क्या जानकारी मिलती है, तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास की जानकारी मिलती है। सामवेद में क्या जानकारी मिलती है, तो संकलित मंत्रों में, सामवेद के जो संकलित मंत्र हैं उनमें देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है उसको, तो उसमें उसे भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल भी कहा जाता है। यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञों को संपन्न करने की विधियां हैं। यजुर्वेद में यज्ञों को संपूर्ण करने की विधियां है। और अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधियों का प्रयोग और रोग निवारण के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, ये जो मैंने जानकारी दी उसके आधार पर आपको अपने आप ये आंसर मिलते जा रहा है। गायत्री मंत्र कहाँ है, तो तीसरे मंडल में। अब बात आती है आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधि, ये अथर्ववेद में है कि नहीं। तो अभी मैंने बताया
कि जो औषधियों इत्यादि या रोग निवारण जंत्र मंत्र टोना टोटका इसके बारे में जो है हमको अथर्ववेद में जानकारी मिलती है। फिर भी एक चीज अभी और आप जान सकते हैं इसमें कि ये उपवेद होता है। तो देखिए जो जैसे यहाँ पर लिखा है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, तो सही है, ये धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसी तरह से आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है और शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। इसे याद रखना पड़ेगा। और ब्राह्मण की बात करेंगे तो देखिए ब्राह्मण बनाए इसीलिए गए थे कि यज्ञों और कर्म कांडों और इनकी क्रियाओं को भली भांति समझा जा सके, इसके लिए ब्राह्मण लिखे गए थे। जो यज्ञ और कर्म कांड होते हैं उनको अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से किया जा सके, इसके लिए ब्राह्मण लिखे गए। तो ब्राह्मण किसके कौन से ब्राह्मण है, क्योंकि क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से, तो ये याद रहेगा तभी तो आप सही कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। अब यहां पर आपको आंसर मिल गया। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण है यजुर्वेद का, ऋग्वेद का तो नहीं है, इसीलिए गलत। ऊपर के 3 सही। और सामवेद के 3 ब्राह्मण होते हैं, तांड्य खड्विस और जैमिनीय। तांड्य खड्विंस और जैमिनीय। और अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण होते हैं, गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण यानी कि गोपथ ब्राह्मण। तो इस प्रश्न के माध्यम से इतनी सारी जानकारी आप तक पहुंच गई। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पर नजर डालते हैं। प्रश्न संख्या 2 जस्ट इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें नहीं है शब्द लिखा हुआ है। कभी भी ध्यान रखिएगा, यूपीएससी या यूपीपीसीएस या बिहार पीएससी में कुछ प्रश्नों में ऐसे नहीं शब्द लगेगा और गलती से लोग नहीं पढ़ते हो गलत कर जाते हैं, तो इस पे ध्यान रखना पड़ता है। कौन सा या कौन से कथन सही है, मतलब एक भी सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही इसमें सही नहीं हो सकते हैं। पहला, दुर्गा सप्तशती का संबंध मार्कंडेय पुराण से है। पुराण बहुत सारे हैं, 18 पुराण है, अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, मैं लास्ट में आपको समझा भी दूंगा। तो पहली चीज तो ये जानकारी चाहिए कि क्या दुर्गा सप्तशती का संबंध मार्कंडेय पुराण से है, हो भी है या नहीं है, ये पता होना चाहिए। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित में उपनिषद विभाजित है, यानी उपनिषद क्या इनमें विभाजित है? उपनिषद क्या सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित में विभाजित है? विभाजित है या नहीं है, पता करना होगा। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। पिटक के बारे में तो जानते होंगे, है ना। पिटक जो है वो 3 है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और तीसरा कौन सा पिटक है? सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अब देखिए ये जो पिटक है, इन पिटकों में कुछ जानकारी दी गई है, इन जानकारियों को लेकर के ये क्वेश्चन बना हुआ। तो अगर अपन को एग्जैक्टली पता है तो अपन इसको कर पाएंगे। आइए देखते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है वो कहता है वेदांगों की कुल संख्या 5 है। अब पहले देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। चूंकि ये सही नहीं है वाला प्रश्न है तो अपन को इसमें सही नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें 2 सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये जो है सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण इनमें विभाजित होते हैं, पुराण विभाजित होते हैं। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए, ये भी सही नहीं है। अभी हम बताएंगे आपको कि किस किस पिटक में क्या दिया गया है, तो ये भी सही नहीं है। वेदांगों की कुल संख्या 6 होती है, 5 नहीं होती है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4 सही नहीं है। 2, 3 और 4 सही नहीं है। यानी कि जब आप OMR सीट पर मार्क करेंगे तो आपका ऑप्शन होगा बी, 2, 3, 4 सही नहीं है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या जानकारी हमारे पास इससे मिल जाती है। देखिए जो दुर्गा सप्तशती है ये मार्कंडेय पुराण का अंश है जो देवी दुर्गा से संबंधित है, इतनी बात याद रखना है।
जो पुराण होता है, पुराण में क्या होता है, तो पुराण जो होता है वो प्राचीन महापुरुषों, देवताओं, ऋषियों, धार्मिक नियमों, राजनीतिक विषयों और मानव जीवन के आदर्शों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देते हैं। पुराण में अलग अलग पुराणों में इस तरह की जानकारी हमको मिलती है। और जो पुराण होते हैं वो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित में विभाजित होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत दे दिया है, उपनिषद जो है इनमें विभाजित, तो गलत, ये गलत ऑप्शन आपने चूज किया, सही है। फिर पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। विष्णु पुराण, 18 पुराण है, बहुत सारे पुराण है, इतना जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पे। विष्णु पुराण में क्या मिलता है, तो मौर्य वंश और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में क्या मिलता है, तो शुंग और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, शुंग और गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। अब आप सोचेंगे हमें पिटक के बारे में भी पता चल जाए, वो भी बता देते हैं। देखिए, जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, उसमें गौतम बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे और जो उपदेश थे उसका संग्रह है, उपदेशों का संग्रह, सुत्त उपदेशों का संग्रह। विनय पिटक, विनय पिटक जो है ये बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु, भिक्षुनियों और अनुशासन संबंधी नियमों का जिक्र है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन जो है पूछा, बोला गया है कि अभिधम्म पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए। तो अभिधम्म पिटक में तो है ही नहीं, ये तो विनय पिटक में है, तो इसीलिए इस ऑप्शन को आपने गलत कर दिया, तो आपका जवाब सही होगा। तीसरा, अभिधम्म पिटक में क्या है भाई, अभिधम्म पिटक में है महात्मा बुद्ध के जो उपदेश और जो सिद्धांत हैं या जो बौद्ध मत हैं उनकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या, विनय पिटक में मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुनियों के अनुशासन संबंधी नियम, और सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो है इसमें हमको मिलता है। तो देखिए, इस प्रश्न का जवाब भी मिल गया और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी भी आपके पास आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा या कौन से कथन सही है, यहां पर हमें सही चुनना है। सही चुनने के लिए देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास है मृच्छकटिकम में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है, ये पहला ऑप्शन हो गया। अब मृच्छकटिकम में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है, अगर अपन को पता है तो ही अपन सही कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन, सियुकी नाम ग्रंथ जो है वो फाहियान ने लिखी है। दूसरा ऑप्शन हो गया कि भाई सियुकी नामक ग्रंथ किसने लिखी है, ये हमको पता होगा तभी हम सही कर पाएंगे। नागर शैली का संबंध उत्तर भारत से है या नहीं है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने 1148 से 1150 के बीच की है। अब ये देखना है कि हमको पता क्या है। तो देखिए, नागर शैली का संबंध उत्तर भारत से है, ये सही है। राजतरंगिणी की रचना कल्हण ने 1148 से 1150 के मध्य की, ये सही है। इसका मतलब हुआ इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 और 4 सही है। यानी कि अगर अपन ऑप्शन देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। लेकिन इस प्रश्न को करते समय हमें क्या क्या जानकारी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। मैं संक्षेप में आपको कुछ जानकारियां यहां शेयर कर देता हूं। जैसे देखिए, जैसे अर्थशास्त्र कौटिल्य की किताब है, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, जो किताब पूछा गया है वो शूद्रक की रचना है और ये गुप्त काल की एक प्रमुख रचना मानी जाती है। शूद्रक की जो ये रचना है मृच्छकटिकम, ये गुप्त काल की एक प्रमुख रचना मानी जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का यहाँ कोई संबंध नहीं है, लेकिन किताबों का नाम जो प्राचीन इतिहास में जो बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं उन किताबों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी जो कि व्याकरण ग्रंथ है, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, पुष्यमित्र शुंग
पुष्य मित्र शुंग और उनके पुत्र अग्निमित्र के ऊपर एक बहुत कालिदास ने बहुत प्रसिद्ध रचना की है जिसका नाम है मालविकाग्नि मित्र। कालिदास की रचना हो गई। स्वप्न वासव दत्तम, भास की रचना हो गई। भास की रचना स्वप्न वासव दत्तम, है ना। स्वप्न वासव दत्तम में देखिए क्या चीज है वो भी बता देते हैं। एक वत्सराज थे, वत्स मतलब इलाहाबाद, इलाहाबाद जिसको प्रयाग बोलते हैं, प्रयाग भी। तो वत्सराज उदयन और अवंती के एक शासक थे चंड प्रद्योत। इन दोनों के बीच बड़ा चलता रहता था, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। इन दोनों के संबंधों का उल्लेख किया गया है कौन सी किताब में? स्वप्न वासव दत्तम, जो कि भास की रचना है। तो किताब का नाम भी और क्या लिखा गया वो भी मालूम। बिल्हन जो एक कश्मीरी कवि, जैसे यहाँ पर कल्हन है, ये भी एक कश्मीरी कवि है ना, राज तरंगिनी की रचना कल्हन ने की है। वैसे ही बिल्हन ने जो कश्मीरी कवि हैं उन्होंने विक्रमांक देव चरित की रचना की है और जो है उसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 6 के विषय में जानकारी मिलती है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 6 के बारे में जानकारी मिलती है। प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचारी की रचना है, मेरु तुंगाचारी की रचना है। पृथ्वीराज विजय जैनक की रचना है। और देखिए जो आपको क्वेश्चन में आया है, फो क्यो की, वो फाहियान की रचना है। सी क्यू की जो है वो ह्वेनसांग की रचना है। सी क्यू की, सी यू की फाहियान की रचना नहीं है, वो ह्वेनसांग की रचना है। और फाहियान की रचना भी अपन को पता होना चाहिए। फाहियान की रचना क्या है? तो फो क्यो की। फिर आती है शैली, निर्माण शैली, मंदिर निर्माण शैली का ज्ञान होना चाहिए। नागर शैली उत्तर भारत की ये मंदिर निर्माण शैली है। उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की जो मंदिर निर्माण शैली थी उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। और इन दोनों का मिला जुला रूप खासकर जो मध्य भारत और इनके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुआ उसको बोलते हैं बेसर शैली। दैट इज कॉल्ड बेसर शैली। तो हम एक अलग से भी वीडियो बना देंगे जिसमें नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, इन सब चीजों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो हमारी जो क्लास है इसको लगातार आप अटेंड करते रहें और हमारे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचता रहे। इसके लिए हमें आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। ऐसे कोशिश मेरी रहेगी कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी में आते हैं या बिहार पीएससी या यूपी पीसीएस या एमपी पीएससी में आपको अच्छे स्तर के प्रश्नों को हल करने में मदद करेंगे, लगातार हम आप तक इस तरह की वीडियो पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।